हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है लर्निंग सेशंस की अगली वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 18 मॉड्यूल ए प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग का सेकंड पार्ट कवर करने वाले हैं। पिछली वीडियोस को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो उनकी पीडीएफ्स को, तो आपको जल्दी से एक नंबर को सेव कर लेना है। नंबर है 8360944207। इस नंबर को सेव कर लो अपने मोबाइल फोन में इन द नेम ऑफ लर्निंग सेशंस या फिर JAIB गुरु के नाम से। और इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर देना है लिख करके सेव्ड फॉर JAIB, एंड हम आपको अपडेट्स भेजने स्टार्ट कर देंगे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो का सबसे पहला जो टॉपिक कवर करने वाले हैं हम, वो है रिलेटेड टू द टर्मिनेशन ऑफ द बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप। यानी कि बैंक कस्टमर का जो रिलेशनशिप चल रहा है रिलेटेड टू द डेब्टर क्रेडिटर रिलेशनशिप या क्रेडिटर डेब्टर रिलेशनशिप या और कोई काइंड ऑफ रिलेशनशिप, लेसर लेसर समथिंग, वो कब खत्म होता है। तो अगर वॉलेंट्री टर्मिनेशन होता है तो सबसे पहला फैक्टर है कि वॉलेंट्री टर्मिनेशन हो सकता है कि कस्टमर खुद ही अपना अकाउंट आकर के बंद कर दे कि भाई मुझे अपना अकाउंट अब और आगे नहीं चलाना है। हो सकता है उन्होंने रेजिडेंस जो अपना वो चेंज किया हो, या फिर हो सकता है कि वो बैंकिंग सर्विसेज से खुश ना हो, या उनका कोई और पर्सनल रीजन हो सकता है। तो बैंक खुद से भी ऐसा अकाउंट बंद कर सकता है अगर अकाउंट को प्रॉपरली ना चलाया जा रहा हो। तो दो तरीके हो गए, एक तो क्या कस्टमर आकर के कहता है कि भाई मुझे आपके बैंक में अपना अकाउंट मेंटेन नहीं करना है। दूसरा है कि बैंक अगर देखता है कि ये अकाउंट सेटिस्फैक्टरीली वे में चल ही नहीं रहा है, तो भी अकाउंट को बंद किया जा सकता है। और अगर ये लगता है कि कस्टमर अनडिजायरेबल है, यानी कि लीगल और रेगुलेटरी रीजन की वजह से कस्टमर अनडिजायरेबल है, तो भी अकाउंट को बंद किया जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या क्या है कि बैंक को एक उचित नोटिस भेजना पड़ेगा, एक रीजनेबल नोटिस सेंड करना चाहिए अकाउंट को बंद करने से पहले। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, कस्टमर ने नई सिटी में शिफ्ट कर लिया, तो वो अपना सेविंग अकाउंट बंद कर देंगे लोकल ब्रांच में, एंड डेफिनेटली आप बैंक को बिना किसी डिले करते हुए उनकी जो रिक्वेस्ट है उसको प्रोसेस करना है। सेकंड जो टर्मिनेशन हो सकती है दैट इज रिलेटेड टू टर्मिनेशन बाय लॉ, यानी कि कानून के दायरे में ही रद्द कर दिया जाए कि भाई ये तो अकाउंट प्रॉपरली ओपन चल ही नहीं सकता। ठीक है, ये भी रीजन हो सकता है। वो रीजन क्या क्या हो सकते हैं? या तो कस्टमर की डेथ हो जाए, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं अभी आपको कवर करवा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर कस्टमर की डेथ ही हो जाती है ना, तो बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप एंड हो जाता है। मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दिया था। एक पर्सन ए है, उन्होंने चेक इशू किया था 11th ऑफ जनवरी को। लेट्स एज्यूम 11 जनवरी को चेक उन्होंने इशू किया, और ये चेक इन्होंने दे दिया पर्सन बी को, चेक दे दिया। पर्सन बी ने ये चेक जो था अकाउंट में 20th ऑफ जनवरी को लगाया, लेकिन इनकी जो डेथ थी पर्सन ए की, वो 15 जनवरी को हो चुकी थी और बैंक की नॉलेज में थी। अब जब 15 जनवरी को पर्सन ए की डेथ हुई, तो उसकी वजह से जो बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप था, अब इन दोनों के बीच में जो एक कंट्रेक्चुअल एग्रीगेशन, एक ऑब्लिगेशन थी कि चेक को ऑनर करना, ये वो खत्म हो गई। यानी कि बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप खत्म हो गया। ये इंडिविजुअल अकाउंट्स के केस में बात कर रहा हूं। तो उस सिनेरियो में चाहे चेक पहले इशू किया गया था, बैंक इस चेक को रिटर्न कर देगा और इसको ऑनर नहीं करेगा। राइट, दिस इज व्हाट ड्यू टू व्हाट, क्योंकि बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप खत्म हो गया। तो ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक आपको मैं कवर नहीं करवाता हूँ, इट्स जस्ट रिलेटेड, इससे रिलेटेड सीधा आपको केस स्टडीज भी देखने को मिल सकती हैं। दूसरा रीजन हो सकता है कि अगर लिक्विडेशन हो जाए या फिर बैंक्रप्सी हो जाए, उसके केस में फर्दर विड्रॉ अलाउ नहीं रहेंगे। सिर्फ जो ऑफिशियल लिक्विडेटर रहेगा या ऑफिशियल जो रिसीवर रहेंगे उन्हीं को अलाउ होगा। राइट, दूसरे पर्सन को अलाउ नहीं होगा। तीसरा सिनेरियो, अगर गार्निशी ऑर्डर या अटैचमेंट ऑर्डर रिसीव हो गया। गार्निश ऑर्डर जो प्राइवेट ड्यूज होती है उनकी रिकवरी के लिए, अटैचमेंट ऑर्डर अगर स्टेचुटरी ड्यूज है उनकी रिकवरी के लिए। तो अगर ये ड्यूज रिकवर करने के लिए ऑर्डर इशू किया गया है, तब भी अकाउंट में फ्रीज कर दिया जाएगा अकाउंट को, और फर्दर आपके जो भी आपका अकाउंट है उसको आगे नहीं चलाया जाएगा। राइट, उसको फ्रीज कर दिया जाएगा। फिर मेंटल इनकैपेसिटी की वजह से भी हो सकता है, अगर पर्सन आपको ल्यूनेटिक नेचर का लग रहा है या पता है पर्सन ल्यूनेटिक हो चुका है, राइट, तो उसके केस में भी अकाउंट को बंद किया जा सकता है अगर आपको लगता है कि पर्सन साउंड माइंड का नहीं है, बिकॉज उस हालत में वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आने के लायक नहीं रहता। राइट, तो पर्टिकुलरली ये रीजन भी हो सकता है जब आप लीगल वे में मान सकते हैं कि आपको अकाउंट बंद करना है। तो लीगल वे में चार तरीके हैं। पहला है डेथ ऑफ द कस्टमर, राइट। दूसरा है रिलेटेड टू द बैंक्रप्सी और लिक्विडेशन। तीसरा है गार्निश ऑर्डर और अटैचमेंट ऑर्डर। एंड द फोर्थ वन इज मेंटल इनकैपेसिटी। राइट, तो इन रीजंस की वजह से अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा।
फिर बात आती है कस्टमर अवेयरनेस के बारे में। कस्टमर्स को पूरी की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके क्या अधिकार हैं, उनके बारे में उनको नॉलेज होनी चाहिए और बैंक को भी उनको एजुकेट करना चाहिए। आप उनकी अकाउंट्स की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, पेनल्टी कब पड़ेगी, इंटरेस्ट रेट कब चार्ज होगा, कब क्रेडिट होगा, कंपाउंडिंग किस तरह से हो रही है, बैंकिंग प्रैक्टिसेस क्या हैं, सब चीज़ें कस्टमर को पता होना चाहिए। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मेट्रो सिटीज़ की बात नहीं करते एंड अदर सिटी की बात करें और आप अपने ही बैंक का एटीएम कार्ड अपने बैंक के एटीएम में ही इस्तेमाल करते हैं, तो आपको 5 ट्रांज़ैक्शंस जो होती हैं वो मंथली फ्री मिलती हैं। अब अगर आप 6 ट्रांज़ैक्शन करने जा रहे हो ना, तो आपको पहले से ही ये इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि 6th ट्रांज़ैक्शन जो है दैट इज़ गोइंग टू बी अ चार्ज्ड ट्रांज़ैक्शन, उसके लिए आपको चार्ज किया जाएगा। दैट मस्ट बी शोकेस्ड। इसी तरह से अगर आप डब्ल्यूएलए यानी कि व्हाइट लेबल एटीएम का इस्तेमाल करते हो, वहां पर ये चीज ऑलरेडी मेंशन होनी चाहिए कि भाई यहाँ पर चार्जेस लगेंगे, ताकि कस्टमर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए। अब कस्टमर को कैसे आप अवेयरनेस दे सकते हो? ब्रोशर्स के थ्रू दे सकते हो, पैम्फलेट्स के थ्रू दे सकते हो, फाइनेंशियल लिटरेसी एफएलसी कैंप्स लगाए जा सकते हैं, डिजिटल स्क्रीन्स का कियोस्क सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकता है, बैंक की गाइडलाइन जहां पर शोकेस की जाएंगी। इवन डिजिटल तरीके से देखें तो बैंक अपनी वेबसाइट पर या मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, नोटिफिकेशंस के थ्रू या फिर बुकलेट्स के थ्रू या वीडियोस के थ्रू इवन जो अवेयरनेस है वो दे सकते हैं। जैसे काफी स्कैम चलते रहते हैं, ठीक है, साइबर क्राइम चल रहा है, डिजिटल अरेस्ट चल रहे हैं, कुछ चल रहा है, तो उन सबसे निपटने के लिए अवेयरनेस तो चाहिए ना। तो वो तो चलो स्कैम से रिलेटेड हो गया, लेकिन बैंक की गाइडलाइंस क्या है, उनसे रिलेटेड भी अवेयरनेस देना बैंक का ही काम बनता है। तो आगे बढ़ते हैं बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप और कस्टमर अवेयरनेस की जो समरी है उसके रिलेटेड। तो एज आई टोल्ड यू, एक तो वॉलंटरी टर्मिनेशन हो सकती है, बैंक भी कर सकता है, कस्टमर भी कर सकता है। लीगल टर्मिनेशन के आपको मैंने बताए थे रीजंस कि ड्यू टू द डेथ ऑफ द कस्टमर में भी बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप को हॉल्ट करना पड़े, बैंक्रप्सी की वजह से हो सकता है या कोर्ट ऑर्डर की वजह से हो सकता है। कस्टमर अवेयरनेस देना बहुत ज्यादा जरूरी है, उनको प्रॉपर एजुकेशन दी जानी चाहिए, प्रॉपर उनको जो भी गाइडलाइंस है वो पता होनी चाहिए, राइट। फिर बात आती है अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बीसीएसबीआई अब नहीं है, ठीक है, बीसीएसबीआई का उसको बेसिकली बंद कर दिया गया, लेकिन स्टिल इट्स इन यूज, राइट। तो इसके बारे में पढ़ना जरूरी है। तो बीसीएसबीआई है बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि कुछ बेसिक चीजें आपको स्टैंडर्डाइज करनी चाहिए जब भी आप सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर्स को। तो हुआ क्या था कि 2013 नवंबर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई थी ताकि जो भी प्रोसीजर्स हैं, जो भी पब्लिक सर्विसेज से रिलेटेड है, उनकी प्रॉपर ऑडिट हो सके एंड प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन की जा सके। और ये कमेटी थी सीपीपी एपीएस, ठीक है। तो ये सीपीपी एपीएस का फुल फॉर्म क्या है? दिस इज एक्चुअली रिलेटेड टू कमेटी ऑन प्रोसीजर्स एंड परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ द पब्लिक सर्विसेज, और ये तारापोर जी के अंदर थी। एस तारापोर जी हैं जो कि डिप्टी फॉर्मर डिप्टी गवर्नर थे, उनके अंडर ये कमेटी बनाई गई थी। मेन पर्पस क्या था? मेन पर्पस था कि बैंकिंग सर्विसेज में स्टैंडर्डाइजेशन हो और जो कोई भी गैप नजर आते हैं कि भाई ये कमी पेशियां हैं, उनको दूर किया जा सके। दैट वाज द मेन थिंग। और साथ के साथ कस्टमर सर्विस को इंप्रूव करना था, कस्टमर को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, बैंकिंग प्रैक्टिसेस से बचाना था। तो 3 पॉइंट एजेंडा है जब हम बात करते हैं ना कि क्या मेन एम था, गोल क्या था। तो पहला एजेंडा तो यही है कि बैंकिंग सर्विसेज के गैप्स को दूर करना है। दूसरा एजेंडा ये था कि जो कस्टमर सर्विस है उसको इंप्रूव करना है। तीसरा है कि अगर कोई अनफेयर बैंकिंग एक्टिविटी है उससे प्रोटेक्ट भी करना है। तो इस कमेटी ने रेकमेंड किया था, सीपीपी एपीएस, जो कि एस तारापुर जो कि फॉर्मर डिप्टी गवर्नर हैं, उनके दिशा निर्देश में नवंबर 2013 में ये कमेटी कहती है कि एक ऐसा बोर्ड चाहिए जो कि एक मॉडल बोर्ड हो, जिसके किसके बेस पर? बीसी जो एक पर्टिकुलर बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड था यूके का, उसके बेस पर इन्होंने कहा कि इंडिया में भी एक ऐसे बोर्ड की जरूरत है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर समझ लो कि डेफिनेटली बहुत से कस्टमर्स को इशू आते हैं कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो इसी इशू को रिजॉल्व करने के लिए फेयर प्रैक्टिसेस से अध्ययन करना चाहिए। दैट वाज द केस। तो बीसीएसबीआई उस तरह की चीज है, राइट। और बीसीएसबीआई जो है ना, वो बेसिकली सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, यानी कि एज अ सोसाइटी है। और सोसाइटी एक्ट, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 जो था, उसके अंदर ये रजिस्टर किया गया है। और ये एक वॉच डॉग है। वॉच डॉग को पता क्या होता है? जो निगरानी करता है कि भाई ये चीज सही हो रही है कि नहीं हो रही है। और जो बैंक्स होते हैं ना, वो वॉलेंट्री मेंबर बनते थे इसके। बैंक्स आर टू बी वॉलेंट्री मेंबर्स ऑफ द सेम, एंड वो एक कमिटमेंट देते थे कि भाई ये मिनिमम स्टैंडर्ड्स तो हम फॉलो करेंगे करेंगे। दैट वाज द सिनेरियो, राइट। तो एक तरह से सोच लो कि बीसीएसबीआई जो है
दैट वाज अ वॉचडॉग जो कि सिर्फ ध्यान रखेगा कि भाई ये जो प्रॉपर फैक्ट्स हैं, ये चीजें क्या प्रॉपरली सही की जा रही है कि नहीं की जा रही है। ये एक सोसाइटी की तरह रजिस्टर्ड थे सोसाइटी एक्ट के अंदर। दैट वाज द सिनेरियो, राइट। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि बैंकिंग कोड्स को डेवलप करना है। जो भी बैंकिंग कोड्स हैं उनको डेवलप करना है, जो भी गाइडलाइंस हैं वो बतानी है कि क्या क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, और कस्टमर्स को प्रोटेक्ट भी करना है, उनको एजुकेट करना है उस चीज के बारे में कि जो सर्विसेज हैं उनको उसी तरीके से मिले, और फिर उसको मॉनिटर करना है कि क्या जो इनके मेंबर बैंक्स हैं क्या वो इन इंस्ट्रक्शंस को, इन गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं इन लेटर एंड स्पिरिट। ऐसा तो नहीं है सिर्फ कागजों में है, एक्चुअल में क्या चीज फॉलो हो रही है कि नहीं रही है उसके बारे में, राइट। कौन से कोड्स इशू किए गए, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो तीन तरह के कोड हैं जो कि इशू किए गए, दो तरह के कोड हैं बेसिकली इशू किए गए हैं, इनकी रिवीजन हुई है बार बार, ठीक है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन दो तरह के ही कोड हैं। पहला कोड जो दैट्स रिलेटेड टू कि बैंक का कमिटमेंट क्या है कस्टमर्स को लेकर के, कोड फॉर बैंक कमिटमेंट टू द कस्टमर्स, ये फर्स्ट कोड है, 2006 में दिया गया था, रिवाइज किया गया बाद में 2018 में, राइट। तो फेयर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए कस्टमर्स को, उसके रिलेटेड है। दूसरा कोड जो है वो एमएसएमई से रिलेटेड है, एमएसई से रिलेटेड है, ठीक है, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस से रिलेटेड जो कमिटमेंट होना चाहिए, जो कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए बैंक्स का, उसके साथ रिलेटेड है, राइट। तो प्रेजेंट स्टेटस जो बीसीएसबीआई का है, मैंने आपको ऑलरेडी एक सिंपल सा आइडिया दे दिया है कि फरवरी 2019 में आरबीआई ने ही क्या किया, बीसीएसबीआई के फंक्शंस को डिपार्टमेंटली हैंडल करने का कहा, तो बीसीएसबीआई को क्या कर दिया गया, डिसॉल्व कर दिया गया। यानी कि अब ये हुआ कि आरबीआई कहता है इसके जो भी फंक्शंस है ना डिपार्टमेंटली हम खुद ही हैंडल कर लेंगे, यानी कि आरबीआई खुद ही हैंडल कर लेगा। जो आपने अलग से एक ये सोसाइटी रजिस्टर कर रखी है, अब इसकी जरूरत नहीं है। तो आरबीआई ने क्या किया, डिसॉल्व कर दिया बीसीएसबीआई को अप्रैल 1 2019 में, राइट। एंड किस चीज ने रिप्लेस किया बीसीएसबीआई को, अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। तो आरबीआई ने बोला कि भाई हम डिपार्टमेंटली हैंडल कर लेंगे सब चीजों को, डोंट वरी अबाउट इट। तो इन्होंने सीईपीडी बनाया, कंज्यूमर एजुकेशन प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट बनाया, जो कि कस्टमर्स को एजुकेट करेगा, अवेयरनेस भी प्रोवाइड करेगा, बैंकिंग राइट्स के बारे में बताएगा। दूसरा है कि ऑम्बर्ड्समैन का मैकेनिज्म जो है उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन किया गया, ताकि जो कंप्लेंट्स हैं उनको रिड्रेस किया जा सके। अब इसमें iOS 2021 भी शामिल है, यानी कि इंटीग्रेटेड ऑम्बर्ट्समैन जो स्कीम है 2021 में जो इंटीग्रेट किया गया तीनों प्रणालियों को, वो भी इसमें शामिल रहती है, राइट। सो ये सिनेरियो था। और थर्ड इट्स रिलेटेड टू सीओसीआर, यानी कि चार्टर ऑफ कस्टमर राइट्स, ठीक है। तो ये बेसिकली रूल्स बनाए गए कि कस्टमर्स को प्रोटेक्ट करना है तो कैसे करना है, दैट वाज द केस, राइट। तो आपको फिर से बता देता हूँ, 2013 नवंबर में एसएस तारापुर कमेटी ने कहा कि बीसीएसबीआई को लेकर के आओ, कोड्स होने चाहिए, स्टैंडर्ड होने चाहिए जैसे कि यूके में होते हैं, राइट। अब उसके बेस पर हमारी इंडिया में बीसीएसबीआई को बनाया गया, एज अ सोसाइटी बनाया गया, और इन्होंने कोड भी दिए, दो तरह के कोड दिए, एक कमिटमेंट टू द कस्टमर्स, दूसरा था एमएससी से रिलेटेड, राइट। फिर उसके बाद 2019 में आरबीआई ने कहा नहीं भाई हम तो इसको डिपार्टमेंटली हैंडल कर लेंगे, और आरबीआई ने क्या किया, इसको बंद कर दिया, ये बीसीएसबीआई को डिसॉल्व कर दिया गया। फिर सीईपीडी आया, यानी कि कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट आया। दूसरा ऑम्बर्ड्समैन मैकेनिज्म था, उसको फर्दर और प्रोनाउंस किया गया, उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन किया गया। एंड फर्दर तीसरा जो फैक्ट है दैट्स रिलेटेड टू सीओसीआर को लेकर आया गया, यानी कि चार्टर ऑफ कस्टमर राइट्स को लेकर के आया गया, ताकि जो रूल्स हैं कस्टमर की प्रोटेक्शन के लिए उनको इस्टेब्लिश किया जा सके। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे जो बीसीएसबीआई है इसको डिसोल्यूट कर दिया गया, अभी भी इसके जो कोड्स हैं वो एप्लीकेबल हैं, एंड फर्दर जो बैंक्स की सर्विसेज होती हैं उनको इसी के बेस पर इवेल्युएट किया जाता है, राइट। तो ये जो दो कोड्स हैं वो मिनिमम स्टैंडर्ड्स को सेटअप करते हैं फॉर द इंडिविजुअल्स एज वेल एज फॉर द माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो लेट्स हैव अ लुक एट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सेम। तो सबसे पहली चीज है कि अच्छी बैंकिंग की सर्विसेज मिले, और प्रैक्टिसेस जो हैं वो अच्छी ही होनी चाहिए जब आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, ताकि एक फेयर ट्रीटमेंट सभी कस्टमर्स को मिल पाए, राइट। यानी कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। और कम से कम मिनिमम स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, कम से कम का मतलब होता है कि ऐसी तो कम से कम होनी चाहिए, उससे बेटर करना चाहते हो तो कर लो, राइट। तो बैंक्स को कम से कम जो डिफाइंड स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए, और ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करना चाहिए, ताकि कस्टमर्स को पूरी क्लैरिटी रहे, और डेफिनेटली कस्टमर्स का जो ट्रस्ट है वो बैंकिंग सर्विसेज में बढ़ पाए। तो ये चार मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं किसके, बीसीएसबीआई कोड्स को लेकर के, जो ये दो पैमानों पर है, एक इंडिविजुअल कस्टमर्स को लेकर के और दूसरा माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस को लेकर के, राइट।
फिर आगे बढ़ते हैं, समरी देखते हैं इसके रिलेटेड। तो इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो बीसीएसबी की जो इस्टेब्लिशमेंट थी 2006 में रिफॉर्म किया गया, सो एज टू बेसिकली इंश्योर द फेयर बैंकिंग ओवर देयर। पर्पस मेन था कि प्रोटेक्ट करना है कस्टमर्स को, स्मॉल बिजनेसेस को। दो तरह के कोड्स हैं, कोड्स फॉर कस्टमर्स एंड कोड्स फॉर एमएसईज। एंड डिस्ट्रीब्यूशन की गई 2019 में, ठीक है। और डिपार्टमेंटली ओवरटेक कर लिया गया सभी फंक्शंस को बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड सीईपीडी, सीओसीआर एंड फर्दर ओम्बड्समैन, राइट। तो कोड जो कि अभी भी एप्लीकेबल है, क्योंकि बैंक्स को अभी भी उसी पैमाने पर ही मेजर किया जाता है उनकी ट्रांसपेरेंसी को, राइट। फिर बात करते हैं कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू द कस्टमर्स, यानी कि जो सबसे पहला पैरामीटर मैंने आपको बताया ना इंडिविजुअल्स को लेकर के, वो वाला। तो इंट्रोड्यूस किया गया था 2006 में, रिवाइज किया गया 2009 में, 2014 में, ताकि ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो, कस्टमर प्रोटेक्शन बढ़े। मेजर चीज क्या थी कि जो डिपॉजिट अकाउंट्स हैं उनको कैसे हैंडल किया जा रहा है, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या डिफाइंड हैं उनको लेकर के। दूसरा है सेफ्टी डिपॉजिट लॉकर्स को लेकर के। तीसरा था कि जो डिजीज अकाउंट्स होते हैं उनकी सेटलमेंट कैसे होती हैं, ठीक है, क्या वो प्रॉपरली हो रही हैं, क्या हैसल फ्री प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है। फॉरेन एक्सचेंज की सर्विसेज का पैमाना क्या है, किस तरह से सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। विद इन इंडिया जो ट्रांजेक्शन्स की जा रही हैं, एनईएफटी, यूपीआई, आरटीजीएस, उनके स्टैंडर्ड्स क्या है, ट्रांसपेरेंसी क्या है। लोन्स एंड एडवांसेस जो दिए जा रहे हैं उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस कैसी हैं, क्या फेयर इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जा रहा है, कोई हिडन चार्जेस, पेनल इंटरेस्ट तो नहीं चार्ज किया जा रहा। क्रेडिट कार्ड जो इश्यू किए जा रहे हैं उनमें क्या ट्रांसपेरेंट चार्जेस लगाए जा रहे हैं, उनका ग्रीवेंस रिड्रेसल कैसा है, वो सब चीजें भी इसमें शामिल हैं। इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग जैसे जो डिजिटल एक्सपीरियंसेस हैं उनको और बेटर कैसे बनाया जा सकता है। तो अगर एक बैंक गलत चार्जेस लगाता है, हिडन फीस लगाता है लोन के ऊपर, राइट, तो एज पर दिस कोड उस पर्टिकुलर कोड को क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा जो भी चार्जेस लगाए जाएंगे, राइट। सो इफ यू टॉक अबाउट द इंडिविजुअल कस्टमर्स, तो वहां पर रहेगा कि जो आपके सेविंग अकाउंट्स हैं उनमें क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। सेफ डिपॉजिट अकाउंट की जो फैसिलिटीज़ हैं, लॉकर्स की फैसिलिटीज़ हैं, क्या वो प्रॉपरली दी जा रही हैं, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस। जो सेटलमेंट की जा रही है इन केस ऑफ द डिजीज अकाउंट्स, क्या तरीके हैं और क्या हैसल फ्री सेटलमेंट्स की जा रही हैं फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज को लेकर के। अगर इंडिया के अंडर अंदर ही रेमिटेंस और उन सर्विसेज को लेकर के, लोन्स एंड एडवांसेस में जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, क्या इंटरेस्ट रेट एक्सेसिव तो नहीं चार्ज किया जा रहा, हिडन चार्जेस तो नहीं है किसी तरह के। क्रेडिट कार्ड्स में क्या ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की गई है चार्जेस को लेकर के, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म कैसा है, और इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग में किस तरह से सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं और किस तरह से उनको और बेटर बनाने की कोशिश की जा रही है। सेकंड जो कोड का पैटर्न मैंने बताया था, डेट वाज रिलेटेड टू एमएससी, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए। इसे भी 2008 में लॉन्च किया गया था, रिवाइज किया गया था 2012 में, 2015 में, राइट। एंड ये बेसिकली था कि बिजनेस अकाउंट ऑपरेशंस में प्रोटेक्शन क्या छोटे बिजनेसेस को प्रोवाइड की जा रही है, फाइनेंशियल डिफिकल्टी सिचुएशंस में उनको सर्विसेज कैसे प्रोवाइड की जा रही हैं, लोन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को किस तरह से डील किया जा रहा है। इसके अलावा जो इंटरेस्ट रेट चार्ज किए जा रहे हैं लोन्स के ऊपर, क्या वो फेयर हैं, ट्रांसपेरेंट हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या वो प्रॉपरली कन्वे की जा रही हैं, एंड क्या वो फेयर इनफ हैं। एंड कंपनसेशन फॉर द एरर्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई गलती होती है बैंक के एंड पर, तो उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस को, तो क्या उसको कंपनसेट किया जा रहा है, क्या कस्टमर की बिजनेस अकाउंट डिटेल्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, उसकी प्राइवेसी को मेंटेन किया जा रहा है। एंड कोई भी मिसलीडिंग या फिर कोई भी आप कह लीजिए ऐसी प्रमोशन तो नहीं की जा रही जो अनफेयर हो, राइट। तो ये सब चीज़ें कवर्ड हैं एमएससी के अंदर, राइट। तो की कमिटमेंट्स क्या है बैंक कोड्स के अंदर, फेयर एंड रीजनेबल डीलिंग होगी, कोई भी मिसलीडिंग एंड मिसगाइड नहीं किया जाएगा कस्टमर को। फाइनेंशियली एजुकेट किया जाएगा, क्या उनके राइट्स हैं, क्या अवेयरनेस है प्रोडक्ट्स के रिलेटेड, क्या इन्फॉर्मेशन है वो उनको प्रोवाइड की जाएगी। बैंकिंग के तरीके को और ज़्यादा आसान बनाया जाएगा ताकि सर्विसेज को इफ़ेक्टिवली आगे प्रोवाइड किया जा सके, केटर किया जा सके। अगर कोई दिक्कत आता है तो उनका प्रॉपर रिड्रेसल होना चाहिए और प्रॉम्प्ट एक रिड्रेसल होना चाहिए। कस्टमर की प्रिवेसी को मेंटेन करना काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। एंड डेफिनेटली पब्लिक अवेयरनेस मस्ट बी देयर, ताकि जो भी ये कोड्स हैं डेट मस्ट बी पब्लिकली अवेलेबल, ताकि लोगों को पता हो कि मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं जो बैंक्स को मेंटेन करने हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट्स रिलेटेड टू नॉन डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जो कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं
वो बिना किसी भेदभाव के प्रोवाइड की जाएंगी, कोई जेंडर के बेस पर, किसी बेस पर डिफरेंसेस नहीं होंगे। देन इट्स रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंसी अंडर द कोड्स। तो बैंक को कुछ एक इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना होगा। उसमें सबसे पहला पॉइंट है इंटरेस्ट रेट्स को लेकर के, जो कोई भी आप चार्जेस ले रहे हो उनसे लेकर के टर्म्स एंड कंडीशंस अगर हैं उनको ट्रांसपेरेंस बनाना है। और डू नॉट कॉल रजिस्ट्रेशन, यानी कि मार्केटिंग कॉल अगर कोई पर्सन रिसीव नहीं करना चाहता तो डेफिनेटली, जैसे एक चलता है ना डू नॉट डिस्टर्ब, ठीक है, तो उसी तरह से पर्टिकुलरली डू नॉट कॉल रजिस्ट्रेशन भी हो सकता है बैंक से रिलेटेड, ताकि अगर बैंक के पास तो डिटेल है ही है आपकी, तो ये नहीं है कि अननेसेसरीली आपको कॉल की जाएगी। अगर आपने उसके लिए ऑप्ट किया ऑप्शन के लिए तो आपको कोई भी अननेसेसरी कॉल नहीं आएगी, राइट। फर्दर, इट्स रिलेटेड टू द ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। नाउ ग्रीवेंस रिड्रेसल इज रिलेटेड टू, जैसे ब्रांच लेवल पर होगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर जो सजेशन बॉक्स है, कंप्लेंट बॉक्स है, और साथ के साथ नोडल ऑफिसर का नंबर, आपके जीएम का नंबर, आपके जो रीजनल ऑफिस हैं उनका नंबर रहेगा, ठीक है, और बैंकिंग ऑम्बर्ट्समैन का नंबर साथ में मेंशन रहेगा। और साथ के साथ ब्रांच लेवल पर मे आई हेल्प यू काउंटर भी होना चाहिए, जो बड़ी ब्रांचेस हैं या मीडियम लेवल की ब्रांचेस हैं, छोटी ब्रांचेस में नहीं होता है, लेकिन मीडियम एंड लार्ज ब्रांचेस में मे आई हेल्प यू काउंटर, यानी कि हेल्प डेस्क जो होगा वो होना चाहिए, जहाँ पर कस्टमर्स की क्वेरीज को हैंडल किया जा सके। कोड कंप्लायंस ऑफिसर होना चाहिए जो कंट्रोलिंग ऑफिस में होगा, पर्टिकुलरली वो नोडल ऑफिसर होते हैं जो डील करते हैं डायरेक्टली विद द कस्टमर्स एंड आल्सो विद ऑम्बर्ड्समैन, राइट। और ब्रांचेस में मैंने आपको जैसे बताया, तो ये सारी सर्विसेज आप डिस्प्ले करेंगे, कोड कंप्लायंस ऑफिसर की, सीसीओ की, बैंकिंग ऑम्बर्ड्समैन की डिटेल्स, राइट, ये सभी डिटेल्स वहाँ पर मेंशन रहेंगी। कंप्लेंट रेजोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो 3 लेवल पर होना चाहिए। पहला लेवल रहेगा ब्रांच लेवल पर कि आपने ब्रांच को रिपोर्ट कर दिया है। दूसरा है कि आप नोडल ऑफिसर को आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, यानी कि जो सीसीओ हैं, कोड कंप्लायंस ऑफिसर हैं। और थर्ड है कि अगर फिर भी अनरिजॉल्व रहती है तो आप कंप्लेंट को फाइल कर सकते हैं विद द बैंकिंग ऑम्बर्ड्समैन, राइट। तो ये 3 आपके प्रोसेस सिस्टम्स रह सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। जैसे कि मान लो कि कस्टमर के डेबिट कार्ड में अनऑथराइज चार्जेस लगाए गए हैं, अगर ब्रांच नहीं सॉल्व करती है और नोडल ऑफिसर भी सॉल्व नहीं करते हैं, तो उसके केस में जो कस्टमर है वो अप्रोच कर सकता है टू द बैंकिंग ओम्बुड्समैन की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। नाउ, अब कस्टमर्स के ऊपर भी कुछ एक ऑब्लिगेशंस रहती हैं जिनको फुलफिल करना डेफिनेटली कस्टमर्स की जिम्मेदारी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। सबसे पहली चीज़ है केवाईसी कंप्लाइंट करना, यानी कि जो भी केवाईसी की रिक्वायरमेंट है एज पर द रूल्स, आइडेंटिटी प्रूफ या एड्रेस प्रूफ उनको प्रोवाइड करना, कस्टमर ड्यू डिलीजेंस के प्रोसेस में बैंक का साथ देना, और सिक्योर बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स मीन्स कि जो भी चेकबुक है या पासबुक है उसको किसी ऐसी जगह पर रखना जहाँ पर सेफ है। लॉगिन डिटेल्स को कॉन्फिडेंशियल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको शेयर ना किया जाए। अगर कोई अनऑथराइज ट्रांजैक्शन होती है तो उसको टाइमली रिपोर्ट करना है, सस्पिशियस एक्टिविटी लगती है तब भी उसको टाइमली रिपोर्ट करना है। थर्ड पार्टी को अकाउंट का यूजेज करने के लिए ना दें, ये भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अनवेरीफाइड लिंक्स के ऊपर क्लिक ना करें क्योंकि ये स्कैम की तरफ लेकर के आपको जा सकते हैं। सिग्नेचर्स की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना भी ज़रूरी है। कल को कोई कस्टमर सिग्नेचर गलत कर रहा है, वो कहेगा ये मेरा चेक कैसे बाउंस हो गया, तो डेफिनेटली कंसिस्टेंसी इज टू बी मेंटेन। और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को आज के ज़माने में तो रजिस्टर कराना ज़रूरी है, ताकि कोई भी अगर ट्रांजैक्शन होती है तो उसका अपडेट ज़रूर मिल जाए। और सिर्फ सिक्योर्ड वेबसाइट जहाँ पर HTTPS यूज़ होता है, ठीक है, सिर्फ उन्हीं का इस्तेमाल किया जाए। एंड पासवर्ड्स को रेगुलरली अपडेट करना, तो ये कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कस्टमर्स को लेकर के, लाइक KYC कंप्लाइंट बनना है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स है बैंक के, चेकबुक, पासबुक, उनको सिक्योर करना है। जो लॉगिन डिटेल्स हमको कॉन्फिडेंशियल रखना है, अनऑथराइज यूजेज नहीं करनी है, क्लिक के ऊपर यूज़ नहीं करना, अनवेरीफाइड लिंक के ऊपर क्लिक नहीं करना है। सिग्नेचर्स की कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, रजिस्टर फॉर द मोबाइल नंबर एंड द ईमेल अपडेट्स। वेबसाइट अगर सिक्योर है तभी उसका यूज़ करना है, और रेगुलरली पासवर्ड को अपडेट भी करना है, राइट। एंड दिस इज अ समथिंग रिलेटेड टू इट। तो कोड ऑफ कमिटमेंट टू द बैंकिंग कस्टमर्स की अगर बात करें तो वहाँ पर लोन्स रिलेटेड, डिपॉजिट्स रिलेटेड, डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज को रिलेटेड ये पर्टिकुलर चीज़ें बताई गई हैं। और अगर MSC की बात करें तो फेयर ट्रीटमेंट किया जाएगा लोन्स एंड टर्म्स को लेकर के, एंड डिपॉजिट अकाउंट्स को लेकर के, डिफ़िकल्ट कंडीशंस को लेकर के। कस्टमर राइट की बात करें तो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है। प्राइवेसी अगर कोई भी इशू आता है तो डेफिनेटली उसको साथ ही साथ प्रॉम्प्ट उसको आप देखिएगा कि क्या दिक्कत है वहाँ पर। ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करके रखना है रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट्स, टर्म्स एंड कंडीशंस, हिडन चार्जेस दैट मस्ट बी डिस्क्लोज्ड।
And further, the fifth one, it's related to the grievance redressal, कि 3 स्टेप कंप्लाइंट हो चाहिए, पहले ब्रांच लेवल पर, फिर नोडल ऑफिसर लेवल पर, फिर ऑम्बर्ट्समैन लेवल पर। एंड फर्दर इट्स रिलेटेड टू द कस्टमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि जो बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सिक्योर करना है, पासवर्ड्स को, ट्रांजेक्शन्स को सिक्योर करना है। दैट्स द केस, ठीक है, कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। सो ये सब था इस पर्टिकुलर वीडियो में एंड इस पर्टिकुलर चैप्टर में। आपको आई होप कि ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो जल्दी से वीडियो को आप लाइक भी कीजिएगा एंड वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको इस नंबर को सेव कर लेना है, 8360944207। इस नंबर को सेव कर लो, JAIB के नाम से या लर्निंग सेशंस के नाम से, और हमें व्हाट्सअप कर दो इसी नंबर पर, सेव्ड फॉर JAIB, विल बी सेंडिंग यू ऑल द अपडेट्स ओवर दिया। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच और मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।